दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम कुर्मी अपने चैनल लेट्स डू इट जीके के साथ। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के संपूर्ण चैप्टर के आईएमपी सूत्र फार्मूले, ठीक है, और उनके जो बेसिक चीज़ें हैं वो उन सभी को हम इन वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चैप्टर 4 से चालू करते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 जो है फर्स्ट पार्ट में हमने बना दिया है। आपको उसकी जो वीडियो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, 10th एनसीईआरटी परीक्षा दिन सॉल्यूशन या आईएमपी क्वेश्चन के, तो उसमें आपको मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 4 द्विघातीय समीकरण में कौन कौन से सूत्र हैं, कैसे आपको यूज करना है, वो सब चीज़ें हम बेसिक यहाँ पर देखते हैं। देखो, मानक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। किसका? एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जिसका गुणा होता है वो ए कहलाता है। और ये जो बी दिख रहा है वो होता है केवल एक्स का गुणांक। किसका? एक्स का गुणांक। और सी जो होता है वो अचर राशि होती है। क्या होती है? अचर राशि, मतलब जिसके साथ एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये आती है कि हमेशा समीकरण में या वर्ग समीकरण में, द्विघातीय समीकरण में आपको एक्स नहीं मिलेगा। कहीं पर वाई होता है, कहीं जेड होता है, कहीं पी होता है। तो स्क्वायर वाली टर्म के साथ हमेशा ए मिलेगा, और एक्स वाली या फिर वाई जेड या सिंगल वाली जो टर्म होगी उसके साथ बी मिलेगा। क्लियर है? अब जैसे हम उदाहरण के तौर पर बात करें दोस्तों, उदाहरण के तौर पर बात करें, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो देखो, a की वैल्यू यहाँ पर से 2 हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ -4 हो जाएगी। ये हम बताना चाहते हैं कि कभी भी आप abc की वैल्यू यदि आप लिखते हैं तो चिन्ह के साथ लिखें। जैसे b x का गुणांक है, मतलब -4 ना कि 4, और c की यदि हम बात करें तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हम दूसरा समीकरण लेते हैं, 4y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो, y स्क्वायर वाली टर्म के साथ, वर्ग वाली टर्म के साथ जो है a होता है, तो a 4 हो गया। b की बात करें तो b हो गया -5, और c की बात करें तो c हो गया -3। तो यहां पर गौर करिएगा, एक और एग्जांपल देख लीजिएगा। जैसे लिखा है 4x माइनस 4x स्क्वायर, सॉरी 4 ना लिख के लिख लो, 3x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 0। बच्चे क्या करते हैं आप लोग कि हमेशा पहले पद को a मान लेते हैं, जबकि अभी हमने क्या बताया है, x का गुणांक जो होता है वो a होता है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो a होगा। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हो जाएगा -3, और b हो जाएगा x का गुणांक मतलब 4, और c हो जाएगा 8। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको a पहले ही मिले, आपको x a जो है कहीं पर भी मिल सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर वाले पद के साथ जो होता है वो a होता है, और बिना स्क्वायर वाले पद के साथ जो होता है वो b होता है, और जिसके साथ एक्स वाई जेड कुछ नहीं होता है वो c होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका वर्ग समीकरण देखने का नजरिया कि वर्ग समीकरण कैसे होते हैं। अब वर्ग समीकरण की एक और महत्वपूर्ण चीज होती है कि ये तीनों पद जरूरी नहीं है कि वहां पर मौजूद हो। कहने का मतलब ये है, यदि b शून्य होता है और c शून्य होता है तो भी वो द्विघातीय समीकरण या वर्ग समीकरण कहलाएगा। कैसे? जैसे लिखा है 4x स्क्वायर, केवल ये सिंगल पद है, तो हम कह सकते हैं कि ये वर्ग समीकरण है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म है। आपको सिर्फ देखना है कि आपके दिए गए समीकरण में सबसे बड़ी घात 2 है या नहीं है। यदि सबसे बड़ी घात इस तरीके से लिखिए, मान लो 3 x की घात 5 धन 6 x की घात 2 धन 8 बराबर 0, इस तरीके से यदि कोई समीकरण है और आपसे एक पूछ रहा है कि वो वर्ग समीकरण है या नहीं है, तो वो वर्ग समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी घात 5 है, जबकि वर्ग समीकरण या द्विघातीय समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें सबसे बड़ी घात 2 होती है। इसके पहले वाले चैप्टर अर्थात चैप्टर नंबर 2 बहुपद में हमने आपको इसका पूरा का पूरा नॉलेज जो है दे दिया है, बता दिया है कि कब जो द्विघाती होता है, कब रैखिक होता है, तब त्रिघातीय होता है। तो फिर भी आप देख लीजिएगा कि किसी भी समीकरण में यदि सबसे बड़ी घात 2 है तो ही वो वर्ग समीकरण कहलाएगा, द्विघातीय समीकरण कहलाएगा, अन्यथा वो वर्ग समीकरण नहीं कहलाएगा। मतलब ये जो है वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, हम यहाँ बताना चाहते थे कि यदि कोई पद सिंगल भी हो तो वो वर्ग समीकरण कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको बी और सी वाले पद हो, वहां पर ना भी हो गए तो चलेगा, लेकिन जरूरी क्या है कि स्क्वायर वाला पद होना चाहिए, मतलब एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। देखो, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा है 4x धन 3, तो ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर वाला पद नहीं है, इसमें सबसे बड़ी घात 1 है, ये रैखिक समीकरण कहला जाएगा। द्विघातीय समीकरण या वर्ग समीकरण नहीं होगा। अब द्विघातीय समीकरण में शून्यक निकालने का एक सूत्र होता है, जिसे श्रीधराचार्य का सूत्र बोला जाता है। तो वो सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र होता है। कभी भी यदि आपको कोई भी समीकरण दिया हो तो आप इस सूत्र में रख के जो है निकाल सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कि कोई भी समीकरण यदि दिया है तो a, b और c क्या है। तो देखो, b x का गुणांक है, a एक्स स्क्वायर का, और c अचर राशि है। मान निकाल के समीकरण से आप यहाँ पर रख सकते हैं।
जैसे कि यदि हम बात करें, लिखा है 2x² माइनस 4x धन 5 बराबर 0। शून्य निकालना है आपको, तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। बाकायदा आपको पता होना चाहिए a कितना है 2, क्योंकि x² का गुणांक है, b कितना है -4 और c कितना है 5। इस ABC की वैल्यू इस सूत्र में आप रख दीजिए और जब आप हल करेंगे तो आपको आपका आंसर जो है मिल जाएगा, अर्थात से 2 शून्यक मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक शब्द आता है विविक्तिकर। क्या आता है? विविक्तिकर। इस चैप्टर में 2 नंबर का प्रश्न जो है कंपलसरी उससे आना है। देखो, विविक्तिकर, विविक्तिकर, इसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर डी से प्रदर्शित करते हैं। ये सूत्र होता है d² बराबर b² माइनस 4ac। d बराबर b² माइनस 4ac। बाकी b और a और c की वैल्यू आप कहाँ से पता करेंगे, ये आपको मालूम है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें 3 कंडीशन होती हैं। पहला, जब d का मान 0 से छोटा होता है, जब d का मान 0 से बड़ा होता है, जब d का मान 0 से बड़ा होता है, मतलब बड़ा का मतलब क्या समझ रहे हैं? जैसे कि कोई आपने नंबर लाइन देखी होगी, नंबर लाइन ये है, ये 0 होता है 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 अनंत तक, और यहाँ जाएंगे तो -1 -2 और इस तरीके से माइनस अनंत तक। ठीक है, तो क्या कह रहा है? यदि d का मान 0 से बड़ा हो, d का मान 0 से बड़ा कब होता है? जब पॉजिटिव नंबर आता है। आप यदि इस सूत्र में कोई भी मान रखते हैं और इसको सॉल्व करने पर पॉजिटिव वैल्यू आती है, धन की वैल्यू आती है, 4 5 10 15 20 25 30 1 और 0, कुछ भी आए, 1 से लेकर से अनंत तक कुछ भी आए पॉजिटिव नंबर, तो इसके दो असमान वास्तविक मूल हल होंगे। 2 असमान वास्तविक मूल या हल होंगे, आप बोल सकते हैं। देखो, 2 वास्तविक हल तो होंगे ही होंगे, लेकिन कैसे होंगे? असमान। असमान का मतलब होता है अलग अलग होंगे, मतलब x के 2 मान तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अलग अलग। जैसे एक 3 है तो एक 2 आ सकता है, एक 2 है तो 2/4 आ सकता है, एक साथ नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन है जब d का मान 0 के बराबर हो। यदि इस समीकरण को हल करें और उसमें d का मान 0 आ जाए, मतलब इसको जब सॉल्व करें, b² माइनस 4ac का मान रख दें और उसको सॉल्व करें तो 0 आ जाए, तो 2 समान हल होंगे, 2 समान वास्तविक मूल होंगे, 2 वास्तविक समान मूल होंगे। हाँ, ध्यान रखिएगा, तीसरे की बात करें, जब d का मान 0 से छोटा हो। d का मान जो है 0 से छोटा का मतलब क्या है? कि वैल्यू हमेशा नेगेटिव आए। कैसी आए? नेगेटिव। जब आप इसको सॉल्व करें, ये दिया है ना b² माइनस 4ac, यदि आप इसको हल करते हैं तो वैल्यू यदि नेगेटिव आती है, ऋणात्मक आती है, कहने का मतलब है -2 -3 -4/3 कुछ भी आता है, तो उसके 2 असमान काल्पनिक हल होंगे। कैसे? 2 असमान काल्पनिक हल होंगे, 2 असमान काल्पनिक हल होंगे, 2 असमान काल्पनिक हल होंगे। क्लियर है? तो ये 3 कंडीशन, हाँ, इन तीनों कंडीशन से ही प्रश्न पूछा जाता है कि मान लो एक समीकरण दिया है 4x² धन 4x धन 5 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगी। क्या बोलता है? मूलों की प्रकृति क्या होगी, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कंडीशन लगाना है। सबसे पहले तो a b c और निकाल लेना है कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, फिर d में मान रखना है, फिर आपको देखना है कि ये जो d की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है या शून्य आ रही है। तो ये तीनों कंडीशन आपको बता देनी है फिर कि 2 समान असमान वास्तविक हल होंगे, 2 समान वास्तविक मूल होंगे, 2 असमान काल्पनिक हल होंगे। ये मूलों की प्रकृति है। कभी भी यदि पूछा जाता है मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूलों की प्रकृति का मतलब ये है कि वो आपसे ये जानना चाहता है कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, समान होंगे या असमान होंगे। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है दोस्तों। फिर भी चैप्टर नंबर 4 में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, बाकायदा एक एक क्वेश्चन एक एक जो है डिटेल के साथ आपको वहां पर समझाया गया है। चालू करते हैं हम अगला चैप्टर नंबर 5। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी है, और उसमें 2 फॉर्मूले जो हैं यूज होना है, लेकिन शब्द उसमें बहुत सारे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो 5वें चैप्टर का नाम है दोस्तों समांतर श्रेणी, अर्थात एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो, अब सबसे पहले तो हम एपी की बात करें कि ये साला एपी होगा कब। मान लो बहुत सारी सीरीज दी हैं, 2 4 6 8 10, पहली सीरीज है, दूसरी सीरीज है 6 7 8 9, इस तरीके से। तीसरी सीरीज दी है 5 4 3 2 1, इस तरीके से सीरीज दी है। चौथी सीरीज दी है मान लो 6 8 7 3 2।
क्लियर है। ये 4 सीरीज आपको दी हुई हैं और आपको बताना है कि ये एपी है या नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपने यदि देख लिया तो आपको पूरे चैप्टर में कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होने वाला। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि यदि बहुत सारी एपी दी हुई हैं और आपको बताना है कि दी गई सीरीज में, दी गई श्रेणियों में कौन सी एपी है और एपी नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे हम बात करें 2, 4, 6, 8 और 10 की, तो इसको सबसे पहले हमें चेक करना है। तो क्या करेंगे, इस पहले की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, ठीक है, इस पहले की बात कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, अगले पद से पिछले पद को घटाते हैं, मतलब आगे वाले से पीछे वाले को हम एक एक करके घटाते जाएंगे, जितने भी पद हमें दिए हैं। बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाएंगे। तो हम घटाते हैं, 4 - 2 बराबर 2, फिर 6 - 4 बराबर 2, फिर 8 - 6 बराबर 2 और फिर 10 - 8 बराबर 2। ये आपको देखना है, जितने भी पद दिए हैं आगे वाले पद से पीछे वाले पद को आपको घटाना है एक एक करके। यदि इन सभी का अंतर बराबर आता है, इन सभी का अंतर एक सा आता है, इन सभी को घटाने पर एक सी वैल्यू मिलती है, तो हम कहेंगे कि ये एपी है। और ये जो अंतर दिख रहा है, जो हमें अगले पद से पिछले पद को घटाने पर मिला, ये कहलाता है स्मॉल डी, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं, सर्वांतर। तो ये हुआ पहला प्रश्न कि यदि आपको एपी दी है और आपसे पूछता है सर्वांतर क्या है, तो आप क्या करोगे, अगले वाले पद से पिछले वाले पद को घटा दोगे तो वो सर्वांतर आपका निकल के आ जाएगा। या फिर कहता है कि बहुत सारी सीरीज हैं, इनमें से कौन एपी है, तो आपको सबके अंतर निकालना है, जिसका अंतर एक सा होगा सभी पदों के लिए, तो वो आपकी एपी हो जाएगी। क्लियर है। दूसरे की बात करें, देखो दूसरे वाले की बात कर रहे हैं हम, ये वाली। तो देखो 7 - 6 बराबर 1, 8 - 7 बराबर 1 और 9 - 8 बराबर 1। देखो यहाँ पर भी अंतर कैसा है, समान है, एक आ रहा है। इसे हम कॉमन डिफरेंस या फिर सर्वांतर के नाम से जानते हैं। और सर्वांतर यदि समान होता है तो हम कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी जो है हमारी एपी है, समांतर श्रेणी है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रश्न सीरीज 4 की, इस वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले की, ठीक है। तो देखो 8 - 6 बराबर 2, ठीक है, लेकिन 7 - 8 बराबर -1। देखो ये दोनों बराबर नहीं है, इसमें 2 आ रहा है और इसमें -1, अतः ये एपी नहीं है, मतलब से समांतर श्रेणी नहीं है। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि यदि बहुत सारी सीरीज हैं, बहुत सारी श्रेणियां हैं, तो कौन सी एपी होंगी, कौन सी एपी नहीं होंगी। और डी क्या कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है। कैसे निकालते हैं, अगले पद से पिछले पद को घटाकर से। चलो ठीक है, एक सूत्र है इस सूत्र में आपको बहुत सारे सवाल जो हैं हम कंप्लीट करा देंगे। एक सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है nवे पद का सूत्र। किसका, nवे पद का सूत्र। इससे बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती है। देखो पहला an कहलाता है अंतिम पद। क्या कहलाता है, अंतिम पद, या हम इसको nवा पद भी बोलते हैं, मतलब जो पद आपको निकालना है वो, ठीक है। ए क्या है, ये कहलाता है प्रथम पद। किसी भी एपी का जो प्रथम पद होता है वो ए कहलाता है। एन होता है पदों की संख्या, मतलब उस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं वो कहलाएगा पदों की संख्या, अर्थात स्मॉल एन। और डी से तो आप परिचित हैं, ये कहलाता है सर्वांतर। क्या कहलाता है, सर्वांतर। अब बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो 4 शब्द हैं, इन चारों में से कोई भी 3 की वैल्यू यदि आपको दी है प्रश्न में, तो आप चौथी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। चलो ठीक है, हम आगे आपको एक प्रश्न से पूरे की पूरी सभी चीज़ें समझाकर क्लियर कर दे रहे हैं। यदि हमारे पास सीरीज है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये हमारी एक एपी है। तो उसने बोला भैया हमें 17वां पद चाहिए। कौन सा, 17वां पद चाहिए। बहुत ही अच्छे से देखिएगा, हम लोग को पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। 17वां पद चाहिए है तो हमें सूत्र यही लगना है, ठीक है। तो पहले तो ए कितना है, 2, प्रथम पद है। और डी चाहिए है तो 4 - 2 मतलब 2, डी भी आ गया। और एन क्या चाहिए, 17वां पद चाहिए। एन मतलब 17वां पद चाहिए। तो ए एन वाला सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A17 आ गया, A17 ए का मान कितना है दोस्तों, 2। एन मतलब 17 - 1 और डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2। रख दो, 2 धन 17 - 1 16 गुणित 2, तो ये हो गया 16 दूनी 32, 32 धन 2 बराबर 34। तो 17वां पद जो होगा वो हो जाएगा 34। क्या हो जाएगा, 34। ये तो सीधा सीधा प्रश्न था। क्या था, आपको एक सीरीज दी है और पूछा गया है कि 17वां पद क्या होगा। लेकिन अब देखो उल्टा हम बताते हैं। ये एक सीरीज है, उसने बोला कि इस सीरीज में 34वां पद
कौन सा पद 34 होगा, कौन सा पद 34 होगा। मतलब इस पूरी सीरीज में कितने पद है ये नहीं मालूम है, लेकिन वो इतना कह रहा है, उसमें 15, 20, 25, 30, 100, 200 पद भी हो सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि यदि हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे सीक्वेंस से तो उसमें एक पद आएगा 34, एक पद आएगा 34, लेकिन उस पद की संख्या नहीं मालूम है कि वो 18वां पद है, 16वां पद है, 20वां पद है, वो आपको बताना है। मतलब एन निकालना है, क्या निकालना है, एन, और ये एन दिया है तो हमने माना एनवा पद जो है 34 होगा। बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसी सूत्र का इस्तेमाल है पूरे चैप्टर में 90% सवालों पर। तो ए एन, तो ये हमारा हो जाएगा ए एन। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो पद पूछा जाता है कि कौन सा पद 34 होगा, कौन सा पद 78 होगा, 91 होगा, -81, -25, -30, जो भी पूछा जाए कौन सा पद होगा तो वो ए एन होगा। क्या होगा, ए एन, और एन आपको निकालना है। तो सूत्र में देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। तो ए एन का मान दिया है 34, कह रहा है कि कौन सा पद 34 होगा, तो हमने बोला एन व पद 34 होगा। ए का मान अपन को मालूम है 2, एन मालूम नहीं है क्योंकि वो पूछ रहा है। इस यहाँ मालूम था इसलिए हम इसी पद को ले रहे हैं ताकि आपका 17 आना चाहिए, है ना, 17 आना चाहिए। तो एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 2। तो देखो 34 और ये प्लस का 2 इस तरफ आएगा तो माइनस का 34, ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 2। 34 में से 2 गए तो हो गए 32, और ये गुणा में 2 था तो भाग में चला गया दोस्तों, तो 2 से ये कट गया 16 बार। कितनी बार, 16 बार। और ये माइनस का भी पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 17 आ गया, 17। तो कुछ नहीं है, आपको पूरे चैप्टर में सिर्फ यही वाला फॉर्मूला अच्छे से पढ़ना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब होता क्या है, आपको सब कुछ दिया है, आपको दिया है भाई 17वें पद का मान 34 है, 17वें पद का मान 34 है, ए इतना है तो डी निकालो, तो डी भी निकल आएगा। जो भी आपसे पूछा जाता है आप निकाल सकते हैं, बाकायदा आप थोड़ा सा प्लेलिस्ट में जाकर से हमारे इस चैप्टर की वीडियो आप देख लीजिए, एक बार में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इतना जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका मैंने क्लियर कर दिया कि इस सूत्र का प्रयोग क्या है, किस पद को किस नाम से जाना जाता है। चलते हैं इसी में एक और सूत्र होता है पदों का योगफल, जिसे हम एस एन से प्रदर्शित करते हैं, और समांतर श्रेणी में पदों का योग निकालने के लिए उस सूत्र का इस्तेमाल जो है किया जाता है। सूत्र होता है दोस्तों एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, एस एन बराबर n/2। यदि आपको अंतिम पद दिया है तो a प्लस ए एन वाला सूत्र यूज कर सकते हैं। सेम कंडीशन, यदि आपको अंतिम पद दिया है तो a प्लस एल लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है ए एन और एल अंतिम पद ही कहलाते हैं, दोनों की सेम वैल्यू होती है, दोनों के सेम नाम होते हैं, सब कुछ वही है, सिर्फ संकेत बदल गया। अंतिम पद को आप ए एन भी बोल सकते हो और एल भी बोल सकते हो। तो यहाँ से आप इन सूत्रों का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, पदों का योग निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी हमने सीरीज दी थी आपको, है ना, जैसे हमने आपको सीरीज दी थी कौन सी, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये एक एपी है, उसने बोला कि इस तरीके की दी गई सीरीज के 15 पदों का या 14 पदों का योग निकालिए, तो हम 14 पदों का योग निकाल लेते हैं। मतलब ए बराबर तो 2 आ गया हमारा, डी बराबर भी 2 आ गया, 4 - 2, और एन बराबर आ गया 14। तो 14 पदों का योग निकालना है। सूत्र आपके सामने है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। तो n/2 14 पदों का योग निकालना है, तो 14 रख दो n की जगह, 2 × 2 14 - 1, डी की वैल्यू भी 2 है, तो 2 से 14 कट गया, 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4, 14 - 1 13, 13 × 2 तो ये हो गया 7, 4 धन 13 दूनी 26, तो ये 26 4 30, ये भाई 26 और 4 30, और 30 × 7 तो 7 × 21 210, कितना आ गया 210। तो मतलब कितने भी सारे पदों का योग बोले, 15 20 25 30 50, कितने भी पदों का योग बोले आप इस सूत्र का इस्तेमाल करके बाकायदा बहुत ही आसानी से कम समय पर निकाल सकते हैं। और बाकी फॉर्मूले का यूज किस प्रकार के क्वेश्चन में होता है वो आपको प्लेलिस्ट में जाकर से देखना पड़ेगा, चैप्टर को जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, अगला चैप्टर है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 5 देखा, चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 देखा से उसके बाद छठवां हमने देख रहे हैं, क्योंकि वो जो है रेखा गणित है, रेखा गणित के पूरे चैप्टरों का जो है हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जहां पर आपको पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे कि त्रिभुज क्या है, चतुर्भुज क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, वृत्त क्या है, प्रमेय क्या है, प्रमेय कैसे होते हैं, क्या बोलता है प्रमेय और अभिग्रहित और अभिधारणा और प्रमेय में क्या अंतर होता है। तो इन सबसे रिलेटेड एक वीडियो सेपरेट बना देंगे जो रेखा गणित से संबंधित होगी। देखते हैं चैप्टर नंबर
7 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं छोटी मोटी चीज़, मतलब से प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश, इस तरीके से हम कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं देखने वाले क्योंकि हमारे चैप्टर में ये नहीं है। तो देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, यदि कोई बिंदु, दो बिंदु हैं P और दूसरा बिंदु है Q, तो पहला हो गया x1 और y1 और दूसरा हो गया x2 और y2। कभी भी यदि किसी तरीके की इस तरीके की पॉइंट दी हो तो हमेशा याद रखिएगा कि पहला बिंदु x को प्रदर्शित करता है, दूसरा बिंदु y को प्रदर्शित करता है। क्योंकि हमारे पास दो बिंदु हैं P और Q, तो ये हमने x1 y1 और x2 y2 मान लिए। यदि आपके पास तीन बिंदु होते तो वो x3 और y3 तक चले जाते। नॉर्मली हमें यहाँ पर से दो बिंदु पढ़ने हैं, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है दोस्तों, हम इसको प्रदर्शित करते हैं PQ से। किससे? PQ से। सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यदि यही बिंदु मूल बिंदु से होकर जाए, कहने का मतलब ये है इस तरीके से यदि है और ये मूल बिंदु से होकर जाते हैं, मान लो ये कोई P बिंदु है, ठीक है, तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले या मूल बिंदु से बीच की दूरी हो जाएगी। तो ये यदि हाँ, जैसे एक बिंदु हो गया x और y, क्लियर है, और दूसरा Q बिंदु जो हो गया मूल बिंदु हो गया, तो उसके निर्देशांक क्या हो गए 0 0। तो मूल बिंदु से दूरी हमेशा होती है दोस्तों उसकी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। जैसे कि कहने का मतलब ये है, यदि कोई बिंदु है P 2 और 3 और दूसरा बिंदु है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होती हैं 0 0। तो बीच की दूरी की जब बात की जाएगी, बीच की दूरी की, तो वो डायरेक्ट आप ऐसा निकाल सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये हो गया करनी का 13। घटाने की जरूरत नहीं है कि 0 से घटाओ, क्योंकि 0 से घटाओ या जोड़ो सब वही आने वाला है। 0 के साथ किसी भी संख्या को जोड़ोगे घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। अब ये तो हुआ आपका दूरी का सूत्र। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे कि कोई रेखाखंड है, यहाँ ये रेखाखंड है P और दूसरा रेखाखंड है Q, और वो मध्य बिंदु के निर्देशांक चाहिए। तो पहले के निर्देशांक है x1 y1 और दूसरे के निर्देशांक है x2 और y2। कभी भी जब मध्य बिंदु के निर्देशांक की बात आती है, मध्य बिंदु मतलब से बिल्कुल बीच का बिंदु समझ रहे हैं कि उस बिंदु से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों जगह की दूरी जो है बराबर होगी। जैसे हम बात करें कि 4 और 5 के जस्ट बीच की संख्या कौन होगी, तो यदि आपसे पूछें कि 8 के और 7 के बीच की संख्या क्या होगी, 5 के और 4 के बीच की संख्या क्या होगी, तो आप नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता है ना। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे बीच की संख्या, तो क्या करते हैं, बीच की संख्या निकालने के लिए उन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देते थे। कहीं पर भी यदि मध्य बिंदु या बीच का नंबर या हाफ पॉइंट की बात आती है, तो आपको क्या करना है, दोनों बिंदुओं को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। तो हम जोड़ दिए, तो 2 से भाग दे दिए, 5 4 9, 9/2। जैसे हम काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो बीच का नंबर हो गया 4.5। मतलब 4 और 5 के बीच की संख्या होगी 4.5। ये तो आप भी जानते होंगे कि 4 और 5 के बीच में जस्ट बीच में नंबर आता है 4.5। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि कभी भी यदि मध्य बिंदु की बात की जाती है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि दोनों बिंदुओं को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। वही हम समझाना चाहते हैं कि यदि दो बिंदु है P और Q, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, पहला x को हम मान सकते हैं x1 प्लस x2/2, मतलब x के साथ x को जोड़ना है दोस्तों। यहाँ देख रहा है ना, ये x के साथ इस x को जोड़ना है और y के साथ आपको y को जोड़ना है। तो y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2/2। उदाहरण के तौर पर यदि आपको देखना है तो वो भी देख लीजिए। यदि एक बिंदु है P 2 3 और दूसरा बिंदु है Q 4 3, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो पहला हो जाएगा x बराबर 2 धन 4/2। भाई x बिंदु को जोड़ दिया। ध्यान रखिएगा, जब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं तो x को x के साथ और y को y के साथ जोड़कर 2 से भाग दे देना है। तो 4 और 2 6, तो 6/2 बराबर 3, एक आ गया। इसी तरीके से y, तो 3 धन 3/2, 3 3 6, 6/2 इज इक्वल टू 3, तो ये भी आ गया। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 3 और 3। तो ध्यान रखिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तथा यदि मूल बिंदु से दूरी पूछी जाती है तो √x² प्लस वाई स्क्वायर, और यदि दो बिंदु दिए हैं और उनके मध्य बिंदु निकालने हैं तो उन दोनों के x की वैल्यू को जोड़कर 2 से भाग देना है और y की वैल्यू को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। इसके बाद आता है दोस्तों विभाजन सूत्र। क्या आता है? विभाजन सूत्र। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। ये तो ठीक है, जैसा था, बहुत ही ईजी चैप्टर है, इससे तो नंबर आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। यदि आप थोड़ा सा भी यदि कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं तो नंबर इससे कहीं नहीं जाने चाहिए। आते हैं विभाजन सूत्र। कहने का मतलब यह है, यदि कोई रेखाखंड है दोस्तों P और Q, कोई रेखाखंड है
पी क्यू। यदि इस रेखाखंड के बीच में कोई बिंदु आर हमने रख दिया तो ये जो आर बिंदु है इस रेखाखंड को दो भागों में बांट देता है। भाई सीधी सी बात है, यदि आपने एक छड़ ली, एक छड़ ली और उस छड़ को कहीं से भी बीच से यदि हम तोड़ दें, मान लो यहाँ से हम तोड़ दें, तो एक हिस्सा ज़्यादा रहेगा, एक हिस्सा कम रहेगा। यदि आप बीचों बीच से तोड़ते हो तो दोनों हिस्से बराबर होंगे, मतलब से दो भाग में वो चीज़ बढ़ जाएगी यदि आप एक जगह से तोड़ते हो तो। उसी तरीके से इस पी क्यू रेखाखंड को हमने आर बिंदु से तोड़ दिया तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा। तो हमने मान लिया इसका मान है m1 और इसका मान है m2, मतलब ये m1 अनुपात m2 में इसको बांट दिया। भाई हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि कोई रेखाखंड है पी क्यू और इसको हमने तोड़ दिया और इस टोटल लंबाई थी 10 सेंटीमीटर, कितनी थी 10 सेंटीमीटर, हमने इसको यहाँ से तोड़ दिया तो ये हो गई 3 और 7 सेंटीमीटर के टुकड़े बन गए। कुछ ना कुछ तो बनेंगे टुकड़े भाई। 10 सेंटीमीटर की छड़ है, आप बीच से तोड़ो, बगल से तोड़ो, चाहे कहीं से भी तोड़ो, तो उसके दो भाग होंगे और दोनों की अलग अलग लंबाइयाँ होंगी। तो हमने मान लिया कि पहली लंबाई 3 सेंटीमीटर की है, दूसरी 10 सेंटीमीटर की, दोनों को जोड़ोगे तो 10 सेंटीमीटर आ गई, तो 2 और 7 हो गया 10। वही है कि यदि पी क्यू नाम के किसी रेखाखंड को आर बिंदु से तोड़ा जाता है तो वह m1 m2 अनुपात में विभाजित कर देता है। तो इस r के निर्देशांक क्या होंगे, तो इसके r के निर्देशांक को अपन ने xy मान लिया, p को अपन ने x1 y1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को x2 y2 मान लेते हैं। और ये xy जो उसको तोड़ रहा है, तो इसके निर्देशांक सूत्र होते हैं, इसको विभाजन सूत्र बोलते हैं दोस्तों। x = m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा जो है फार्मूला है। यहाँ से आप अनुपात भी निकाल सकते हैं, इसके निर्देशांक निकाल सकते हैं। यदि ये दोनों निर्देशांक दिए हैं तो आप इसको निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं सॉल्यूशन में, जो क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। यदि आपको चैप्टर भी नहीं देखना है, चैप्टर के या एक्सरसाइज के प्रश्न भी नहीं देखना है, तो हम आपको कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को अपने मन से बताएंगे जिससे कि आपको पूरा का पूरा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा और आप बिना चैप्टर के क्वेश्चन को किए बिना ही यदि क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट बहुत ही पूरा आपका क्लियर करा देंगे। बस यदि आपको जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपको पक्का है, कन्फर्म है 100% कि आपको जरूर जो है इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है बुक के बाहर के समझा देंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से रहेंगे और आपका पूरा का पूरा डाउट जो है इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों लास्ट चीज है इसकी, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजाओं के मान नहीं दिए होते हैं, शीर्ष के बिंदु दिए होते हैं। मान लीजिए, अब मान नहीं पड़ेगा, मैथ्स पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है जिसके शीर्ष है पी क्यू और आर। इसके निर्देशांक दिए हैं x1 y1, दूसरा हो गया x2 y2 और तीसरा हो गया x3 y3। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपको निकालना है। तो सूत्र होता है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 y, देखो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। ये होता है सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। यहां पर देख लीजिए कि दोस्तों बहुत ही अच्छा जो है फॉर्मूला है। यदि आपको किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हैं पी क्यू और आर, तो पहले को हमेशा x1 y2 x2 y2 और x3 y3 आपको मानना है। क्लियर? तीनों को मानना है, कोई जरूरी नहीं है कि ये आपका दूसरा पॉइंट हो। आप इसको पहला दूसरा तीसरा मान सकते हैं, इसको पहला दूसरा तीसरा, या कहीं पर भी मानो, उससे कोई भी आपको यहाँ पर जो समस्या नहीं होने वाली है। बस आपको सूत्र याद होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। हाँ, यहाँ पर इस सूत्र को याद करने का भी एक तरीका है। वो तरीका है क्या? वो आप देखिए, चक्रीय क्रम में चल रहा है। चक्रीय मतलब से साइक्लिक ऑर्डर में, एक के बाद एक। यदि हम x1 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? x1 ले रहे हैं, तो देखो y2 माइनस y3 हो रहा है, मतलब x1 लेने पर इसके साथ वाली वैल्यू y की नहीं आ रही है, जस्ट उसके आगे वाली आ रही है, x1 के बाद वाली आ रही है। तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस, जैसे ही हमने x1 लिया था अब x2 लेते हैं, तो अब x2 के आगे मतलब 3 वाली आएगी, तो y3 माइनस y1। फिर हमने x3 लिया तो x3 के सामने y1 माइनस y2। तो बहुत ही आसान है, एक दो बार आप यदि आप कोशिश करते हैं करने की तो आपको जो है बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसकी एक लाइन और है दोस्तों, कहा जाता है कि नीचे दिए गए त्रिभुज के शीर्ष, या फिर से कहा जाता है नीचे दिए गए शीर्ष जो है, नीचे दिए गए बिंदु संपाती है या नहीं है, कॉलिनियर है या नहीं है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा काम,
आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य यदि आता है, क्या आता है, शून्य, इसमें यदि आप उन वैल्यू को रखोगे और वो शून्य हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु जो हैं कैसे हैं, कोलिनियर हैं, समपाती हैं। तो इस चैप्टर में इतनी ही 3 चीजें थी और इसके अलावा कुछ नहीं था। देखते हैं हम अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है दोस्तों चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही आईएमपी चैप्टर। आगे चल के यदि आप मैथ्स लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इसकी जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ भी पड़ने वाली है। बहुत आसान चैप्टर है लेकिन बच्चों को क्या है, कठिन लगता है। तो आज हम अभी जितने भी फॉर्मूले बताएंगे आपको ट्रिक बाई ट्रिक बताएंगे, पूरे के पूरे फॉर्मूले जो है आपको याद हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें, ठीक। तो समकोण जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में पढ़ाई जाती है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो त्रिकोणमिति है क्या, समकोण त्रिभुज में भुजाओं का संबंध, समकोण त्रिभुज में भुजाओं का संबंध। तो समकोण त्रिभुज क्या है, जिसमें एक भुजा 90 की होती है। मान लो ये कोई त्रिभुज है ए बी और सी, ये 90 अंश की भुजा है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट है। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है और नीचे वाली जो भुजा होती है वो आधार, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है, बिल्कुल खड़ी लाइन दिख रही है, ये लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इसको यदि हमने थीटा माना, ठीक है, तो साइन थीटा, यहाँ पर से सूत्र होते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बट्टे। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, जैसे लाल बट्टे कक्का और ये जब आलतू फालतू चीज़ें जो हैं आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखनी है। क्यों नहीं रखनी है, ये सब चीज़ें यदि आप रखते भी हैं याद तो याद करनी ही पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि बिना याद करे कुछ नहीं होगा, समय ज़्यादा लगेगा, समय वेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक चित्र दिमाग में बिठा लेना है और कुछ नहीं करना है। देखो साइन थीटा जो होता है वो लंब बट्टे कर्ण होता है। एक बार लंब के साथ कर्ण को ले लिया, फिर उसके बाद हम आते हैं कॉस थीटा पर, ठीक है। कहाँ पर आ गए हम, कॉस थीटा पर। अब हम आधार के साथ कर्ण को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। बस आपको लेना बस है और कुछ नहीं है। एक बार हमने लंब के साथ कर्ण ले लिया, अब आधार के साथ कर्ण ले लिया। जब कर्ण को दोनों के साथ ले लिया तो अब इसको छोड़ दो, उससे हमारा कोई नाता नहीं है। तो टेन थीटा हो जाएगा लंब बट्टे आधार। क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो ये हो गया साइन कॉस और टेन। तो साइन मतलब लंब के साथ कर्ण, आधार और कॉस मतलब आधार के साथ कर्ण, और टेन हो जाएगा लंब बट्टे आधार। अब जस्ट इसके उल्टा बिल्कुल सीक्वेंस से चलना है। साइन का उल्टा होता है दोस्तों कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक इस लंब बट्टे कर्ण है, साइन का उल्टा है, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक, इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। आपको सिर्फ 3 याद रखना है दोस्तों, मित्रों, सिर्फ आपको ये 3 याद रखना है, साइन कॉस और टेन। साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, और टेन होता है लंब बट्टा आधार। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा हो गया कॉट थीटा। तो ये किसका उल्टा, टेन का। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये तो हुए आपके 6 फॉर्मूले। अब जस्ट उल्टा जो अभी हमने पढ़ाया है सेम कंडीशन, जैसे कि यदि हमने लिखा 1 बट्टे साइन थीटा, 1 बट्टे साइन थीटा, तो साइन का उल्टा तो कॉसेक होता है, आपको मालूम है। इसी तरीके से 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, मतलब साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये 2 सूत्र हुए। इसी तरीके से 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। 1 बाय सेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। सेम कंडीशन 1 अपॉन टेन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, और 1 बाय कॉट थीटा बराबर से टेन थीटा। ये फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले हैं जब आप सिद्ध करने वाले सवाल पढ़ेंगे। तो देखो हमने सिर्फ यहाँ बताया था कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, और इन 6 में भी लग गया। तो कितने होगा, ये 12, सॉरी 6 हो गए, 2 4 और 6। अब हम जो एक्चुअल के जो हमारे 3 फॉर्मूले हैं जिनसे हमें कम से कम 24 समथिंग फॉर्मूले जो है हमें बनाने हैं, तो वो कैसे बनेंगे वो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको तो बिल्कुल भी, जैसे कि पहला सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब हमें साइन बस चाहिए है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या चाहिए, साइन बस, तो ये प्लस का कॉस पक्षांतरित होकर चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब हमें कॉस बस चाहिए है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन पक्षांतरित होकर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो हमें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला पढ़ना है, 3 ही फॉर्मूले हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो अब हम पक्षांतर कर करके कोई भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे फिर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये होता है सूत्र दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला है, आपको सिर्फ 3 पढ़ने हैं। पहला हमने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पर से थोड़ी सी लाइट पड़ रही है, ध्यान दीजिएगा, 1 बोल रहे हैं, ठीक है, 1। अब दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। हमें केवल 10 चाहिए है, क्या चाहिए है, 10, तो टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का पक्षांतर हो गया माइनस का 1।
अब हमें 1 बस चाहिए है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस का पक्षांतरित होकर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो हमने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, इनसे दो बनाए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम कंडीशन दोस्तों अगला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरा फॉर्मूला है और सेम हम पक्षांतर करके बना देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये माइनस प्लस का 1 पक्षांतर हो गया माइनस हो गया, तो 1 बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखने वाली है कि टेन के साथ सेक होता है और कॉट के साथ कोसेक होता है, कॉट के साथ कोसेक होता है और टेन के साथ सेक होता है। क्लियर? ये कितने हो गए? देखो 3 त्रिकन 9 फॉर्मूले हो गए, ये 3 और ये 3 6 और 3 9। अब यहाँ पर कुछ और फॉर्मूले बनते हैं बेसिकली जो कि आप लोगों को मालूम नहीं है, आप रटना चालू कर देते हैं। अब रटते नहीं है दोस्तों, हमें रटना तो है ही नहीं है ना। जैसे कि हमने पहला फॉर्मूला बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहला फॉर्मूला था, ठीक है। इसका दूसरा क्या बना? साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये इस तरफ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें साइन स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, नहीं चाहिए, साइन बस चाहिए है, तो ये स्क्वायर जो है उठ के सामने लग जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर करनी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम बनेगा कॉस थीटा बराबर करनी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से इनका भी आप बनाने की कोशिश करें, पूरा का पूरा जैसे सेक स्क्वायर थीटा दिया है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बस यदि आप लिखना चाहो तो इस सेक स्क्वायर का सामने उठ के आएगा तो करनी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब जैसे सेक टेन स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर करनी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो करनी लग रही है किस में? पहले से बने बनाए सूत्र में, जो कि हमारे पास है केवल 3। कौन कौन से? साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और बाकी के ये थे और कुछ ये थे। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको कहीं पर भी फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करना है, और 2 और फॉर्मूले हैं, देख लीजिए वो भी कौन कौन से हैं। टेन थीटा का है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और जस्ट कॉट थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो पलटा दो तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो ये सूत्र भी जो है आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, और बाकी की जितनी भी एक्स्ट्रा वर्क है, एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं, आपको जब हम प्रश्नावली बताएंगे, आईएमपी क्वेश्चन जो सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पर यूज होंगे तो हम आपको बता देंगे। वैसे इससे ज़्यादा कोई भी फॉर्मूला आपको पूरे चैप्टर में यूज नहीं होना है, सिर्फ यूज होनी है तो वो है आपकी टेबल। ठीक, हाँ एक चीज़ और, 6 और फॉर्मूले हैं उनको भी आप देख लीजिए कौन सी हैं। वो 90 माइनस थीटा, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा उल्टा काम हो जाता है कि वहाँ पर साइन का उल्टा कॉसेक ना होकर कॉस हो जाता है, साइन का उल्टा कॉसेक ना होकर कॉस। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पढ़ा साइन का उल्टा कॉसेक, तो देखो तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, सेम कंडीशन कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, 2 हो गए। अब टेन 90 माइनस थीटा, टेन के साथ हमेशा कॉट रहेगा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, सेम कंडीशन कॉट के कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। क्लियर है? फिर बच्चा सेक, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ये 6 और सूत्र हैं। तो थोड़ा सा बस अंतर है दोस्तों कि साइन के साथ कॉसेक ना होकर, बाकी इसके पहले जितना पढ़ा था वहां पर साइन के साथ कॉसेक था, लेकिन यहाँ साइन के साथ कॉसेक ना होकर साइन के साथ कॉस है, टेन के साथ तो कॉट था ही, कॉस के साथ सेक हो गया है। ये फॉर्मूले भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और यदि कहीं भी कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो लाने वाले हैं, जो कि सिर्फ आईएमपी वीडियो ही रहेंगे। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दोस्तों अगला चैप्टर है इसी से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। उसमें आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ने हैं और उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व करने में मदद करेगा। देखते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला शब्द है इसमें दृष्टि रेखा। कौन सी? दृष्टि रेखा। होती क्या है दृष्टि रेखा? ये मान लीजिए कि ये आपकी आंख है, ठीक है। यदि आप किसी वस्तु को देखते हैं, है ना, तो ये देखो आप जो है इस जमीन पर खड़े हैं, तो वह रेखा जो धरती के समांतर चलती है। कैसे चलती? धरती के समांतर। समांतर मतलब समझ रहे हैं कि धरती जिस तरीके से है आपकी रेखा उसी तरीके से है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करेंगे, तो ये दृष्टि रेखा कहलाती है। सॉरी, ये क्षैतिज रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा, जो धरती के समांतर चलती है। दृष्टि रेखा क्या होती है? यदि आप अपनी आंख से किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई आंख है और यदि आप यहां से किसी वस्तु को देख रहे हैं, ये कोई वस्तु है, तो आंख से वस्तु को देखने पर मिलाने वाली रेखा, मतलब वस्तु से आंख को मिलाने वाली रेखा जो है वो दृष्टि रेखा कहलाती है। कहने का मतलब वही है कि हम अपनी आंख से जब किसी वस्तु को देखते हैं तो जिस रेखा के द्वारा से उस वस्तु से हमारी आंख का कनेक्ट होता है, जिसके द्वारा हम देखते हैं और देखने के कारण से जो रेखा बनती है वो दृष्टि रेखा कहलाती है। फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है दोस्तों उन्नयन कोण। क्या आती है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? देखो ये है क्षैतिज रेखा जो कि बिल्कुल धरती के समांतर चलती है। लेकिन यदि वस्तु जो है कहाँ है? वस्तु ऊपर है ना। वस्तु क्या है? ऊपर है। वस्तु क्या है? ऊपर है। इस क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित है, यहां पर स्थित है, और इस दृष्टि रेखा है भाई, ये हमारी आंख है, धरती के समांतर वाली रेखा है क्षैतिज रेखा। यदि आप वस्तु उस क्षैतिज रेखा के ऊपर है तो इस वस्तु को आंख से मिलाने वाली जो रेखा है, मतलब जो दृष्टि रेखा है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण, ये जो बना कोण है वो उन्नयन कोण कहलाता है। कब? जब वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर हो। जब वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना हुआ कोण जो होता है उन्नयन कोण कहलाता है। लेकिन यदि वस्तु जो है ये क्षैतिज रेखा है, यदि वस्तु क्षैतिज रेखा के नीचे हो, मान लो कि यहाँ आप छत पर खड़े हुए हैं, छत पर खड़े हैं, टेरेस पर खड़े, टावर पर खड़े, और वस्तु नीचे है, तो क्षैतिज रेखा किसके? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण कहलाएगा। अवनमन कोण कहलाएगा। कौन सा? अवनमन। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना हुआ कोण अवनमन कोण कहलाता है जब वस्तु क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित होती है, और जब वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित होती है तो वो उन्नयन कोण कहलाता है। इतना आपको क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर आप देखो, बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको बता दें कि यदि हम इस तरीके से खड़े हुए हैं, यदि कोई वस्तु हमारी आंख के ऊपर है तो हम उसको देखने के लिए ऊपर की ओर सिर करेंगे, तो जब कोण बनेगा, जब वस्तु हमारी समांतर रेखा के या क्षैतिज रेखा के ऊपर हो तो उन्नयन कोण, और जब वस्तु नीचे हो तो नीचे देखने के लिए हम अपने सिर को नीचे करेंगे तो जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण कहलाएगा। नॉर्मली यदि हम खड़े हुए हैं किसी जमीन पर और टावर पर, टेरेस पर या पतंग को, किसी भी चीज को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनेगा। यदि हम छत पर खड़े हो गए, नीचे स्थित वस्तु को या कार को, साइकिल को, नदी पर तैर रही बोट को देखते हैं तो वो हमेशा अवनमन कोण बनाएगा। इतना क्लियर है? अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, हम आपको बिल्कुल क्लियर कर दें, इस सवाल को करना कैसे है सॉल्व। इसमें कोई सूत्र नहीं है, ठीक है, ये सूत्र खुद बनता है। होता क्या है, आपको जैसे कि हमेशा कोई भी चित्र होगा तो वो आपको इस तरीके से बना मिलेगा, कैसा कि वो समकोण त्रिभुज ही होगा। मान लो कि ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है या जो हम बोलते हैं मीनार है या भवन है, ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के आधार से किसी बिंदु P से यदि आप उस बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो उन्नयन कोण थीटा बना। तो या तो वो पूछेगा कि उसके बीच की दूरी कितनी है, या पूछेगा कि उस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, या पूछेगा थीटा कितना है। तो आपको जब दो भुजा में से एक भुजा निकालने के लिए बोलता है तो आपको सिर्फ दो भुजा में से उन्हीं दो भुजाओं को लेना है जिसमें कि एक का मान दिया होता है और एक का निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यदि एक बिल्डिंग जो है 15 मीटर ऊंची है, एक बिल्डिंग 15 मीटर ऊंची है, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर से सूर्य का प्रकाश बिल्डिंग पर पड़ रहा है और इसकी छाया जो है वो बन गई, लेकिन हमें नहीं मालूम कि उसकी छाया कितनी लंबी है, और इस तरीके से अपन ने मिलाया तो उन्नयन कोण दिया है 45। कितना दिया है? 45 डिग्री का। तो कह रहा है कि ये छाया कितनी होगी, तो ये छाया हमने x मीटर मान ली। तो अभी हमने आपको एक चीज बताई, आपको दो भुजा लेनी है। कौन सी दो भुजा? जिसमें कि
एक का मान दिया होता है और एक निकालना है। तो देखो एक का मान ये वाले के दिया है और इसका मान निकालना है, तो हम इन दोनों को ले लिए, तो ये हो गया 15/x, दोनों को ले लिया। ये क्या है, लंब है हमारे लिए, तो लंब और ये है आधार, तो लंब बटे आधार सूत्र होता है tan थीटा का, थीटा का मान 45 दिया है, tan 45 का मान 1 होता है, तो ये हो गया 15/x, तो तेरे गुणा करोगे तो x बराबर 15, तो बिल्डिंग मतलब ये जो छाया हो जाएगी उसकी बिल्डिंग की वो भी 15 मीटर ही होगी। इस तरीके से आपको निकालना है। बाकी डाउट आपको जो है एक्सरसाइज में करा दिए गए हैं, उसको आप बहुत ही आसानी से देखिएगा। और फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन जो है इसीलिए होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम जो है हमें बता सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।